यूपी बोर्ड 12th क्लास केमिस्ट्री 2021 का फर्स्ट सेट का दो पार्ट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया था। अब थर्ड पार्ट में हम लोग आगे चौथे के गा नंबर से करेंगे। क्वेश्चनों को जारी रखते हैं। दो पार्ट आप देख लीजिएगा बाकी के क्वेश्चनों के लिए। देखिए, चौथे के गा में आपसे क्या बोला जा रहा है। चौथे के गा में आपसे कहा जा रहा है एनिलीन के नाइट्रीकरण की विधि और अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए, एनिलीन तो फार्मूला सब लोग जानते होंगे। एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, NH2 होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है, शॉर्टकट में। और ये गोला अंदर बना दिया गया, अनुनादी संरचना को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा ओ जैसा ना बनाए, कोई भी बड़ा सा बनाए, और नहीं तो अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड बनाए, एक एक छोड़ के या तो डबल बॉन्ड बनाए। तो इसकी रिएक्शन जब हम सांद्र HNO3 से कराएंगे, किससे कराएंगे, सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 से अम्लीय माध्यम में, तनु H2SO4 में, तो आपका क्या होगा, तो आपको दो तरीके के एनिलीन के नाइट्रोजन के यौगिक मिलेंगे उत्पाद। एक होगा जिसमें आपके पैरा पे लगा होगा नाइट्रो ग्रुप, एनिलीन में पैरा नाइट्रो एनिलीन मिलेगा आपको, और एक आपको आर्थो मिलेगा। कौन सा मिलेगा, आर्थो नाइट्रो मिलेगा, आर्थो नाइट्रो एनिलीन। तो आर्थो नाइट्रो एनिलीन जो होगा वो आपका 2% होगा और पैरा वाला आपका 51% होगा, ठीक है। मुख्य उत्पाद कौन सा है आपका, पैरा नाइट्रो एनिलीन है, और सह उत्पाद के रूप में आपको ये मिलेगा। अगर सेम यही चीज़ बेसिक मीडियम में की गई हो, ठीक है, एक इसका तीसरा भी 2% माइनर में एक और मिलता है आपका पार्ट, वो है आपका कौन सा, मेटा वाला। मेटा यानी कि इस कार्नर पे अगर लगा हो NO2 ग्रुप तो मेटा नाइट्रो है। ये क्या है, ये मेटा नाइट्रो एनिलीन। ये भी 2% ही होता है, लेकिन अगर हम इसको बेसिक मीडियम में कर दें, किसमें, बेसिक मीडियम का मीन हो गया कि NH4OH के साथ अगर ट्रीट कर दें अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमको इसी का 47% सोल्यूशन मिल जाएगा। कितना, 47% आपको मिल जाएगा मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो अब आपको लिखना क्या है इसमें, आपसे जो पूछा गया एग्जाम में कि एनिलीन के नाइट्रीकरण की विधि और अपक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, तो विधि में आपको यही लिखनी है बात जो अभी मैंने बोली कि एनिलीन को जब सांद्र HNO3 के साथ तनु H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कराते हैं तो हमें पैरा नाइट्रो एनिलीन और आर्थो नाइट्रो एनिलीन तथा मेटा नाइट्रो एनिलीन का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें मुख्य उत्पाद 51% आपका पैरा नाइट्रो एमीन होता है, एनिलीन सॉरी, है ना। और उसके बाद मुख्य, और अगर मेटा नाइट्रो एनिलीन को क्षारीय माध्यम में उपचारित करते हैं तो हमें 47% तक का विलयन मेटा नाइट्रो एनिलीन का प्राप्त होता है। ये करके आपको ये अपक्रिया देनी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, चौथे का घा करते हैं। अब क्या कहा जा रहा है आपसे चौथे के घा में, चौथे के घा में आपसे बोला गया है कि ग्लूकोज का संरचना सूत्र, ग्लूकोज की ब्रोमीन जल तथा हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है, NH2OH से अपक्रिया कर रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले अगर हम संरचना की बात कर लें तो ग्लूकोज की संरचना दो तरीके की होती हैं, एक आपकी रेखीय होती है और एक आपकी श्रृंखलायुक्त, एक सीधी होती है और एक वलयाकार होती है। तो अगर हम पहले बात कर लें श्रृंखलायुक्त, तो उसमें आपका 6 कार्बन कंटिन्यू होंगे, ध्यान रखिएगा, कितने, 6, 1 2 3 4 5 6। सबसे ऊपर वाले में एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, तो उसको इस तरफ डबल बॉन्ड O रहेगा और इधर सिंगल बॉन्ड H रहेगा, ठीक है। फिर नीचे एक OH रहेगा ऑक्सीजन की साइड, फिर H रहेगा, फिर OH रहेगा, फिर 3 बार आपके OH ग्रुप ही रहेंगे, ठीक है। और ये सभी आपस में एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, ध्यान रखिएगा। और नीचे एक H भी होगा क्योंकि इधर तो बैलेंसी 4 होगी, बाकी सब आपको हाइड्रोजन फिल कर देने हैं। OH के अपोजिट में हाइड्रोजन रहेगा, OH के अपोजिट में OH रहेगा, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। तो ये है ग्लूकोज की संरचना, श्रृंखला वाली सीधी संरचना। इसको ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज भी बोलते हैं, ठीक है, डी ग्लूकोज। और अगर ये वाला ग्रुप आपका, अगर ये ग्रुप आपका, ये वाला ग्रुप चेंज हो जाए, ये इधर आ जाए और ये इस तरफ आ जाए, तो उसको जो है बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। अब इसकी वलय संरचना देख लें, तो वलय संरचना की अगर बात करें हम लोग, तो ध्यान रखिएगा जो आपका ग्रुप होता है CHO वाला, ऑक्सीजन वाला ग्रुप, वो आपका इस जगह से कनेक्टेड होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ वलय में अगर हम बनाएंगे तो किस तरीके का हो जाएगा, एक कार्बन है, उससे ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये एक कार्बन है, ऊपर साइड H होगा, ठीक है। और इस तरह साइड अगर हम लें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा, बस बीच में एक ऑक्सीजन होगा, बेंजीन रिंग जैसी बनाते हो आप। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है आपका, ठीक है, यहाँ पे भी आपका कार्बन है। अब यहाँ पे जितने भी आपके जो स्ट्रक्चर था, यहाँ पे तो एक कम पड़ रहा है, तो CH2OH ये तो आपका रहना ही रहना है, ये नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। अब नीचे वाले पार्ट में इसके बाद यहाँ HOH, ठीक है, इधर नीचे H, ऊपर OH, और नीचे OH और ऊपर H, ठीक, नीचे OH। ये स्ट्रक्चर किसका है, अल्फा डी ग्लूकोज का साइक्लिक संरचना है, ध्यान रखिएगा। अगर इसको क्या बोलेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। अगर ये स्ट्रक्चर आपका इस जगह पे, अगर इस जगह पे चेंज हो जाए, ये वाले ग्रुप अगर एक्सचेंज हो जाए एक दूसरे की जगह पे, तो उसको बीटा ग्लूकोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, डीऑक्सी की वजह से डी लगा होता है। तो
ये स्ट्रक्चर आप लोगों को कुछ याद रखने हैं। अब हम इनकी रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो रिएक्शन की अगर चर्चा करें तो आपको पहले क्या बोला, ब्रोमीन जल से, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको दोनों बनाने हैं, बना देंगे तो अच्छा रहेगा, कम से कम एटलीस्ट वन तो आपको एक बनाना ही है मिनिमम। फिर ब्रोमीन जल से क्रिया कराते हैं। तो ब्रोमीन जल से रिएक्शन कराने में आपका क्या बनेगा, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप जो आपका ये ग्रुप है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वो COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। तो इसको करते हैं हम लोग। तो ग्लूकोज यानी CHO, शॉर्टकट में ग्लूकोज को CHOH बार बार ना लिख के होल 4 कर देते हैं अपॉन CH2OH। तो ये आपका जब ब्रोमीन जल Br2OH से रिएक्शन होगी, Br2 प्लस H2O से, तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है। क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक, ये COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ए बेंजीन रिंग मैंने बना दी, बेंजीन रिंग नहीं बननी है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग नहीं है, बाकी था वो वैसा ही रहेगा, होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये क्या था आपका, ये था ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है, ग्लूकोनिक अम्ल, ये बन गया आपका ग्लूकोनिक अम्ल। ये आपकी पहली रिएक्शन हो गई, ठीक है। फिर सेकंड, अगली नेक्स्ट करते हैं। सेकंड में आपसे बोली जा रही है NH2OH से क्रिया। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सिन का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि ग्लूकोज से ऑक्सिन कैसे प्राप्त करेंगे। तो आपका C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, नीचे क्या है CHOH का होल 4, ग्लूकोज को शॉर्टकट में लिख देते हैं ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, इसलिए शॉर्ट में ज़्यादातर केमिस्ट्री में चीज़ें लिख दी जाती हैं। इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है, NH2OH हाइड्रोक्सिलामीन से, किससे, हाइड्रोक्सिलामीन से। तो ये क्या होगा, ये आपका एलिमिनेट होगा, यहाँ पर आपका ध्यान रखिएगा, H2 और O ये एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा यहाँ से। तो ये N जो है डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा आपका, C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, और बाकी एट इज जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा नीचे का स्ट्रक्चर। तो ये जो चीज़ बनी आपकी, ये क्या है, और ये क्या नीचे बनेगा, CH2OH। इसको बोलते हैं ऑक्सिम, क्या कहते हैं, ऑक्सिम, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो है ग्लूकोज ऑक्सिम, अब ग्लूकोज से बना है ये, नहीं तो ये तो एल्डिहाइड ग्रुप तो किसी भी कंपाउंड में लग सकता है ना, तो उसी का ऑक्सिम हो जाएगा। तो ये ग्लूकोज से, तो इसको क्या कहेंगे, ग्लूकोज ऑक्सिम, ग्लूकोज ऑक्सिम, ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सिम। तो ये इस तरीके से आपका ग्लूकोज की दोनों रिएक्शन हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं अगला, पाँचवें का नंबर, जो कि एक न्यूमेरिकल है। इसको आप देख सकते हो पूरा, अगर शॉर्ट में इस तरीके से संरचना सूत्र और दोनों रिएक्शन है, ठीक है, कैसे करनी है आपको। उसके बाद आगे हम लोग टॉपिक चलते हैं पाँचवें का। तो अब पाँचवें के में देखिए आपको क्या क्या दे दिया गया है। पाँचवें के में आपको पहले, सबसे पहले बेंजीन का क्वथनांक इतना था, तो आपको यानी कि T1 इनिशियल टेम्परेचर, क्वथनांक जिसको बोलोगे, वो आपको दे रखा है कितना, 353.2 के, ठीक है। देखिए जगह समय बचाने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम यहीं पर आपका ये कर देते हैं, ठीक है, आपको इसी में लिख देते हैं कि क्या क्या दिया गया है। आप अलग से तो क्वेश्चन में वैल्यू निकाल ही लेंगे। ये आपको क्या दिया गया है, TI, ठीक है। ये जो 1.80 ग्राम दिया गया है, ये आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल w, ठीक है, विले यानी सल्यूट की, और उसके बाद फिर 90 ग्राम सॉल्वेंट हो गया जो कि बेंजीन है आपके लिए, ठीक है। ये कितना है, कैपिटल W, और उसके बाद फिर आपको ये जो नीचे दे रखा है, ये क्या है, T फाइनल है, टेम्परेचर बाद में क्या हो गया उसका, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, ठीक है। और ये आपको क्या दे रखा है, KB की वैल्यू, आपको ये KB तो क्वेश्चन में बोल ही रखा है। तो अब सारी चीज़ें आपके पास हैं, और आपसे पूछ क्या रहा है, मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, ठीक है। तो अब डेल्टा T कितना हो जाएगा, डेल्टा TB जिसको कहेंगे, वो निकलेगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। तो 354 बड़े में छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 353.23, तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा TB आपके पास ये आ जाएगा 0.88 केल्विन, ठीक। अब आप हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे अपना। तो फार्मूला हम लोगों का क्या होता है, फार्मूले की वैल्यू है डेल्टा TB, ये हमने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको इसका फार्मूला बताया था, KB इंटू स्मॉल w मल्टीप्लाई 1000 का इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो अगर W ग्राम में दिया गया है तो उसको KG में बदलने के लिए नीचे डिवाइड करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इंटू यानी ये परमाणु अणुभार गुणे विलायक का भार। तो इसको अगर ये ग्राम में दिया गया है तब हम 1000 का इसमें डिवाइड करते हैं तो ये 1000 ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब इसमें सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो हमें पहले m निकालना है इस क्वेश्चन में। तो m इक्वल टू अगर इसी फार्मूले के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m इक्वल टू KB इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू कैपिटल W, ठीक है, कैपिटल W। आप क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को इसमें सारी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग फार्मूले में। तो जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 पॉइंट, आपकी जो KB की वैल्यू थी वो क्वेश्चन में आपको दे रखी थी उन्होंने, 2.53, कितनी है, 2 पॉइंट डेल m इक्वल टू 2.53 इंटू 1.88
80 स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू थी 1.0 इंटू 1000 अपॉन, देखो यूनिट के साथ ही वैल्यू आप जब छांट के अपने न्यूमेरिकल में लिखेंगे तो यूनिट के साथ ही लिखिएगा। उसके बाद क्या है 0 पॉइंट, जो डेल्टा टीवी की वैल्यू आई थी 0.88 इंटू कैपिटल डब्ल्यू था 90। ठीक है, अब इसको सबको आप सॉल्व कर लीजिए और आंसर निकालिए। तो आंसर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और निकालेंगे तो देखिए पॉइंट के बाद 1 0 ये करके पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 9 2 से 18 और 2 से इसको कट कर दिया तो 44। यानी आपका ये सिंप्लीफाई होकर क्या बचा, ये बचेगा 253, 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 डिजिट 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, 1000 के बाद 30 फिर तो 25 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 44। ठीक है, अब देखिए केवी में इंटू 10 की पावर 3 भी दिया गया था आपको, कितना दिया गया था 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 अगर है तो उसके लिए आपको इंटू, यहाँ मैंने लिखा नहीं तो पहले 10 की पावर 3 आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ पर जब आपका ये 3 जीरो बढ़ेंगे और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है, तो ये आपका पॉइंट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस जगह पे नहीं होगा आपका पॉइंट। तो जब हम इसको फाइनली डिवाइड करेंगे हमारे पास हो जाएगा कितना 2530, 2530 डिवाइडेड बाई 44। इसका जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 57.5। ठीक है 5, ठीक है एम, ये मॉलिक्यूलर वेट है तो इसका यूनिट तो कुछ निकलेगा नहीं। ठीक है, ये आपका आ गया। अब एक चीज़ यहाँ ये ध्यान रखिएगा, आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पे जब आपको केवी की वैल्यू दी गई है तो जो के लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये के जो था फार्मूले में, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में केवी की वैल्यू जो दी गई थी वो केवी की वैल्यू कितनी थी आपके पास, केवी इक्वल टू लिखा हुआ था 2.53 केजी प्रति मोल या मोल की घात -1। तो ध्यान रखिएगा ये के केल्विन का है, मात्रक क्या होगा आपका केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये केबी का मात्रक है, आपको याद रखना है। ठीक है, सेम चीज़ के एफ यानी कि मोलल औनमन स्थिरांक का भी यही होता है और उन्नयन स्थिरांक का भी, हिमांक में औनमन, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आपका क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, दोनों के लिए आपका जो है इस मात्रक जो होगा सेम होगा, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। ये था आपको 5वें का न्यूमेरिकल, कौन सा 5वें का। तो आप अगर इसको शॉर्ट में देखना चाहें एक झलक आप देख सकते हो 5वें का नंबर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अगला करते हैं हम लोग 5वें का। अच्छा 5वें के का फर्स्ट नंबर था, ये भी ध्यान रखिएगा। 5वें के का में 2 न्यूमेरिकल दिए गए हैं आपको, तो अब सेकेंड वाला अब हम लोग करते हैं। अब हम लोग करेंगे 5वें के का दूसरा। देखो 5वें के का के दूसरे में क्या बोला गया है, एक यौगिक के 0.75 मोल को 0.5 kg जल में मिलाया गया है। ठीक है, कितने में मिलाया गया, तो विलयन के हिमांक के अवनमन तथा हिमांक की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक डेल्टा टीएफ बराबर आपको कितना दे दिया गया 1.86 किलो केजी पर मोल। ठीक है, देखिए वही मात्रक आ गया जो भी मैंने आपको बताया। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है, आप समझते जाइए इसको। सबसे पहले आपको n इक्वल टू दे दिया गया क्या 0.75 मोल, मात्रक के साथ ही लिखिएगा हर चीज़। ठीक है, ये आपको जो 0.5 kg दिया गया, ये क्या दे दिया गया आपको जल में मिले क्या गया, तो ये आपको कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू दे दी गई 0.5 kg। ठीक है, उसके बाद आपको डेल्टा टीएफ दे दिया गया, आपको डेल्टा टीएफ की वैल्यू दे दी गई कितनी 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब फार्मूला क्या लगेगा, तो हमको देखिए कुछ छोटी सी बातें, लॉजिक जो फार्मूले का बेसिक जो फार्मूला प्रूव करते हैं, अगर वो आपको जानकारी है तो आप बड़ा इजीली से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कि क्या होता है सोल्यूशन में, डेल्टा टीएफ जो है वो किसके प्रोपोर्शनल चलता है, मोललता के, किसके मोललता है, ये ध्यान रखिएगा, मोललता ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब जो डेल्टा टीएफ है तो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा के एफ और एम। अब यहाँ पर जो मोललता का फार्मूला होता है वो क्या होता है, के एफ मोलों की संख्या बटे अणुभार। ठीक है, या विलायक का भार, सॉरी विलायक का भार, वो भी केजी में। ठीक है, ये फार्मूला होता है ना। तो अब आपको के एफ मालूम, एन मालूम और डब्ल्यू मालूम, तो अब आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना है, आंसर आ गया आपका। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू हिमांक में औनमन आ जाएगा, तो के एफ की वैल्यू आपको कितनी दी गई थी 1.86 इंटू 0.75 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी आपके पास 0.5। तो एक जीरो बढ़ाया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट किया और इसको कट कर लिया, तो कट किया तो कितना आया 25 दूना 50 और 25 थे 75 है ना, 25 3 और 2 से इसको काट दिया तो 0.9 और कितना आ जाएगा 3 और इसका मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया 3 3 9 3 2 27 2.79 केल्विन। ठीक है, अब ये आपका क्या आ गया डेल्टा टी एफ, आपका एक आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर आपका क्या पूछा है उसमें कि हिमांक में भी बताना है, हिमांक की वैल्यू भी बतानी है। तो अच्छा आप खुद बताइए, जो हिमांक होता है किसका, वाटर का, वो हिमांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में हम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, केल्विन में अगर आप कहोगे
फ्रीजिंग पॉइंट इनिशियल जो होता है वाटर का H2O का, किसका H2O का, तो उसकी वैल्यू होती है कितनी 273.15 केल्विन। और जो आपका SI यूनिट होता है टेम्परेचर का वो होता है केल्विन, तो हम डिग्री सेल्सियस में रख नहीं सकते, या 0 डिग्री सेल्सियस बोलो एक ही बात है। तो अब हमको निकालना क्या है, डेल्टा जो कि मिक्स कर देने पर जो सोल्यूशन है उसका बताना है हमें। तो सोल्यूशन का जब हम बताएंगे तो कितना आ जाएगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट बताना है मिक्सचर का कहो या सोल्यूशन का कहो, सोल्यूशन, तो सोल्यूशन यानी विलियन का बताना है, तो कैसे निकलेगा, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही तो आपके डेल्टा टी एफ के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको किसमें, आपका जो टी एफ होगा उसमें हम माइनस करेंगे डेल्टा टी एफ हो, सॉरी प्लस करेंगे क्योंकि वो तो सब्ट्रैक्ट करने पे ही आता है ना, ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, डेल्टा टी एफ। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, जब वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, डेल्टा टी एफ हो गया वो 273.15 और प्लस 2.79, तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 275.94 केल्विन। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग 5वें का खा नंबर, जिसमें शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के में अंतर पूछे गए आपसे। देखिए इसके क्या पूछा गया है, 5वें के खा में शून्य एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अंतर समझाइए। देते हुए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए तथा इसकी इकाई बताइए। तो देखिए ये दोनों मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया, लेकिन फिर से मैं बता जरूर दूंगा। पहले अंतर पे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो एक तरफ हम कॉलम क्या बनाते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया, और दूसरी तरफ बनाते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो जब हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बात करेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में हम पहले शून्य कोटि की सारे पॉइंट पे बात कर लेते हैं। अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया तो पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे आपकी नंबर फर्स्ट, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक पर निर्भर ना करे उसको क्या कहते हैं हम लोग, शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, जो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं इनकी दर जो होती है अभिकारक पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रियाओं की दर, अभिक्रियाओं की दर सांद्रता पद पर निर्भर नहीं करती, सांद्रता पद पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट कहता है कि जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है, तो इसके लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाएगा, इसके लिए पिछले बार हम चर्चा कर चुके थे अभी फर्स्ट पार्ट में, इस शॉर्ट में, इसके लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल पर लीटर, और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें या इसके वेग स्थिरांक के फार्मूले की बात कर लें, तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका, तीसरे पॉइंट में, थर्ड पॉइंट है आपका K इक्वल टू A नॉट, यानी पदार्थ A की सांद्रता माइनस प्रारंभिक की बाद में अंतिम की, और अपॉन T। ठीक है, चौथे पॉइंट की बात करें तो इसके लिए T हाफ का संबंध क्या होता है, A नॉट यानी प्रारंभिक सांद्रता अपॉन 2K नॉट या K, ठीक है ना, जो आपका वेग स्थिरांक है। उसके बाद फिर एक और पॉइंट अगर ले लें 5 नंबर पे, तो 5 नंबर पे पॉइंट इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे H2 प्लस Cl2 इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये डिपेंड करेगी किस पे, लाइट पे डिपेंड करेगी। तो 2HCl, ये लाइट की प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है इसका वेग, ना कि उस पदार्थ की मात्रा पर। ठीक है, और एक और पॉइंट बना सकते हैं इसी अर्धायुकाल के आधार पे, क्या, छठा पॉइंट, 6 पॉइंट, कि इसका अर्धायुकाल, या इसका का मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल, इसका अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद ये हम लोगों ने सिर्फ शून्य कोटि की बात की, अब हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया की भी चर्चा कर लेते हैं जरा सा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का कॉलम बनाते हैं अब। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अगर अभिक्रिया के लिए हम लोग बात करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो इसमें पहला पॉइंट क्या था आपका,
सबसे पहले जैसे उसमें हम लोगों ने बोला कि वो क्रिया जिस पर नहीं निर्भर करती लेकिन इसमें करती है, ठीक है, सांद्रता के एक घात के। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रिया में, अभिक्रिया में दर सांद्रता पदों की कुल एक घात पर निर्भर करता है, एक घात पर निर्भर करती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर या तो एक ही सांद्रता पद की एक घात हो जाए, या अगर हाफ हाफ घात दो सांद्रता पदों की हैं, मतलब कुल योग घात का एक ही रहेगा। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो है पहली शर्त है। फिर दूसरी शर्त की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा पॉइंट आपका क्या कहेगा? दूसरा पॉइंट है कि इसके लिए अगर हम मात्रक बनाएं, ठीक है, तो इसके लिए मात्रक क्या होता है? इसके लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, किसका? वेग स्थिरांक का मात्रक सेकेंड इनवर्स का हो या प्रति सेकेंड का हो, सेकेंड इनवर्स होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। फिर तीसरा पॉइंट है, इसके लिए अगर फार्मूला बनाए तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। ये इसके लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला है, ये आपसे पूछा गया है इसमें, ठीक है। अलग से बाद में आपके लिए लिखना था, आपको ये फार्मूला लिखना है। उसके बाद हेडिंग डालकर लिखिएगा जरूर, पॉइंट में तो बना ही रहने दीजिए एक पॉइंट, उसके अलावा लिखिए 4 पॉइंट में इसके अर्धआयुकाल के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, या k इक्वल टू 0.63 अपॉन 9। अब इसी से पॉइंट बनता है, इसमें देखिए a नहीं आ रहा कहीं, यानी प्रारंभिक सांद्रता नहीं आ रही है। तो एक पांचवा पॉइंट हम क्या बना सकते हैं कि इसका अर्धआयुकाल, इसका अर्धआयुकाल हाफ टाइम, टी हाफ जिसको कहते हैं, अर्धआयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता है, ठीक है। और एक पॉइंट और क्या बना सकते हैं हम लोग इसमें, इसके एक एग्जाम्पल का बना देते हैं। तो एक एग्जाम्पल का पॉइंट क्या बन जाएगा आपके लिए? देखिए जैसे एग्जाम्पल है, ये है सुक्रोज C12H22O11। इसका जब वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो आपको देखने में तो लग रहा है कि दो मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो स्पीड होगी तो आपको इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो चीज़ें मिलेंगी, ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो दो चीज़ें जब मिलेंगी तो इसकी स्पीड जो है केवल एक ही पर डिपेंड करेगी, ये है ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज, ठीक है। ये केवल इसकी सांद्रता पर ही निर्भर करेगी, यानी सुक्रोज के, किस पे? सुक्रोज की मात्रा पर ही निर्भर करेगी। तो सुक्रोज एक ही सांद्रता पद हुआ ना, तो इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखने में आणविकता इसकी 2 है, ठीक है, आणविकता इसकी 2 है, और लेकिन इसकी कोट कितनी है? 1। इसलिए ये ए का आभासी अणुक अभिक्रिया अगर आ जाए आपके पेपर में तो आपको यही एग्जाम्पल लिखना है। अगर उसमें बस परिभाषा ही लिखनी है, जिसकी आणविकता 2 होती है परंतु कोट 1 होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ए का आभासी अणुक अभिक्रिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, वो तो मैंने आपको दोनों बता ही दिए इसके पार्ट, ठीक है। जो आपसे एक्स्ट्रा पूछे गए थे उसमें क्या क्या पूछा गया था कि अभिक्रिया के लिए कोटि तथा इसकी इकाई लिखी है। तो आपको पॉइंट में इकाई और ये दोनों चीज़ें आपको मिल गई हैं इसमें, ठीक है। आपको इसमें ये दोनों पॉइंट मिल गए हैं, आपको फार्मूला भी मिल गया है, अर्धआयुकाल का फार्मूला भी मिल गया है, और इसका आपको मात्रक भी मिल गया है, ठीक है। ये आपको मात्रक भी मिल गया है इसमें। तो ये पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए। तो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं 5वें का गा नंबर। तो 5वें के गा में आपसे कहा जा रहा है डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए तथा इसके धात्विक गुण, आयनन एंथैल्पी तथा ऑक्सीकरण अवस्था की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले डी ब्लॉक का जो आपका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या है? पहले अगर हम इसी की बात कर लें, केवल सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो अगर इसकी हम चर्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा n-1 D 1 to 10 और NS 1 से 2 तक, ठीक है। अब इसके बाद धात्विक गुण की बात करें, अब एक एक गुण की बात कर लें हम लोग। तो जब एक एक गुण की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है आपका धात्विक गुण। नंबर 1 कौन सा आएगा? धात्विक गुण, धात्विक गुण। तो अगर हम लोग धात्विक गुण की चर्चा करें तो धात्विक गुण क्या होता है? जो
किसी भी वर्ग में हम लोग जानते हैं आवर्त सारणी में वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है और ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। अगर कंपेयर पूरी आवर्त सारणी में करें तो डी ब्लॉक आपके एस ब्लॉक से कम धात्विक और पी ब्लॉक से अधिक धात्विक होते हैं, ठीक है। तथा डी उपकोष में ही, ठीक है, डी उपकोष बोल रहा हूँ मैं, डी ब्लॉक में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण घटता है और ऊपर से नीचे आने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है, ठीक है। ये आपको लिखना होगा। इसके बाद दूसरे वाले पॉइंट पर अगर हम बात करें तो दूसरा क्या बोला उन्होंने, आयनन एंथैल्पी। क्या है? आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी की अगर बात करें तो आयनन एंथैल्पी क्या है? तो देखिए सेम चीज़, आयनन एंथैल्पी में भी अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे, आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी जो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आयनन एंथैल्पी का जो मान किस पर निर्भर करता है? नाभिकीय आवेश पर। तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि कक्षाएं तो बढ़ती नहीं है परंतु इलेक्ट्रॉन निरंतर बढ़ते रहते हैं, तो नाभिक में आवेश भी बढ़ता रहता है, जिससे कि कक्षाएं कुछ छोटी हो जाती हैं, उनमें आकर्षण बल ज़्यादा हो जाता है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा होने के कारण जो आयनन विभव होगा वो भी क्या होगा? आयनन एंथैल्पी वो भी ग्रेटर यानी बड़ी ही होगी आपकी। अंतिम कक्षा से गैसीय अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने में जितनी ऊर्जा व्यय या निर्मुक्त होती है उसे आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट में ये लिखना है, डी ब्लॉक के तत्वों की आयनन एंथैल्पी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है क्योंकि उनका प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अब एक दो इसमें अपवाद जरूर हैं, जैसे एनआई का अगर हम अपवाद की बात कर लें, अपवाद की अगर बात करें तो अपवाद में ये आता है कि जो एनआई होता है, इसमें रीजन में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो, तो रीजन वाइज अगर क्वेश्चन बताना चाहो, आंसर बताना चाहो तो रीजन वाइज भी बता सकते हो। एनआई और एक कंपाउंड है, इसकी फर्स्ट आयनन एंथैल्पी और सेकंड आयनन एंथैल्पी, ठीक है। और एक एनआई के बाद दूसरा है आपका पीटी। कौन सा है? पीटी, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम कि इन दोनों में अधिक स्थायी किसके यौगिक होते हैं? तो ध्यान रखिएगा जो निकिल है, ठीक है, प्लेटिनम की अपेक्षा जो है निकिल की प्राथमिक प्रथम और द्वितीय आयनन एंथैल्पी, फर्स्ट और सेकंड आयनन एंथैल्पी जो होती हैं वो थोड़ी ग्रेटर होती है निकिल की। तो यही रीजन है कि जो एनआई के यौगिक होते हैं, ठीक है, जो पीटी से कुछ अधिक स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो अब यहीं से एक आपको लॉजिक मिलता है कि जिनकी आयनन एंथैल्पी, ठीक है ना, कम होंगी, निकिल की कम है, ध्यान रखना, पीटी के कंपेयर में, तो वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, अधिक स्थायी होते हैं। और जिनकी आयनन एंथैल्पी अधिक होगी वो स्टेबल भी कम होंगे। तो ये एक अपवाद जैसा ध्यान रखना, इसका रीजन भी थोड़ा आपको याद रखना है। अब उसके बाद अगला कौन सा है? ऑक्सीकरण अवस्था। तीसरा पॉइंट कौन सा आता है आपका? थर्ड पॉइंट है ऑक्सीकरण स्टेट, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें अगर, ऑक्सीकरण अवस्था, तो ऑक्सीकरण अवस्था में गौर से अगर देखोगे तो एक बात आप खूब अच्छे से जानते हो कि डी ब्लॉक के तत्व तो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, इनकी फिक्स नहीं होती। सिर्फ आपकी पहले वाले 3D में पहले जो फर्स्ट बी है, थर्ड बी, वहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो आपकी स्कैंडियम वाले ग्रुप की, तो उसमें तो फर्स्ट दिखाता है और सेकंड दिखाता है, और लास्ट में उधर जिंक वाले में आपकी और कॉपर वाले में फर्स्ट और सेकंड दिखाता है। इसके अलावा बीच के जो यौगिक होते हैं पहले धीरे धीरे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, अधिकतम 8 तक होती है। कितनी तक? 8 तक। ऑस्मियम और रूथियम की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होती है? ऑक्सीकरण संख्या +8 तक दर्शाते हैं, ठीक है। और शुरुआत इनकी 2 और 3 से होती है, ठीक है। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं? डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं तथा पहले इनकी ऑक्सीकरण अवस्था धीरे धीरे बाएं से दाईं ओर जाने पर बढ़ती है और फिर बाएं से दाएं जाने पर मध्य में इनकी सबसे अधिकतम होती है। अधिकतम परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं और दाईं ओर जाने पर फिर से पुनः प्रारंभ की तरह ही हो जाती है, यानी घटकर फिर से +2 या +3 हो जाती है। और अधिकतम ऑस्मियम और रुथिडियम की +8 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं कुछ विशेष स्थितियों में होती है। नहीं तो मैग्नीज Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +7 पहले 3D ग्रुप समूह में होती है और ऑस्मियम और रुथिडियम नीचे वाले समूह में आते हैं 4D और 5D सीरीज में, श्रेणी में, ठीक है। तो पूरे डी ब्लॉक की हमें जनरल कंपेयर में बात कर रहे हैं तो सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या किसकी है? ऑस्मियम और रुथिडियम की है, ठीक। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है 5वें का गा। यही आपको सारी चीज़ें लिखनी है, आप इसको सुनिए और लिखिए अपनी कॉपी। अब 5वें का घा करते हैं हम लोग। क्या है 5वें का घा भाई? उपसंयोजन यौगिकों में संयोजकता आवरण सिद्धांत के 2 उदाहरण समझाइए। देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, मैं अगर एक पॉइंट लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग ध्यान से सिर्फ सुनिए, मैं आराम से बताऊंगा, इसको फिर अपनी कॉपी पे नोटबुक पे लिखिए तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए संयोजकता बंध सिद्धांत, इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं, VBT। क्या बोलते हैं? VBT, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आवरण सिद्धांत। ये किसने दिया था सबसे पहले? तो ये दिया था आपको लाइनस पॉलिंग ने। किसने दिया था? लाइनस पॉलिंग, ध्यान रखिएगा, लाइनस पॉलिंग ने, क्योंकि घुमा के आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर अगले पूछे जा सकते हैं ये कि भाई एक बार आ चुका है इस तरीके से, तो लाइनस पॉलिंग का सिद्धांत समझाइए उपसंयोजन यौगिकों के लिए, तो आपको संयोजकता आवरण सिद्धांत VBT सिद्धांत ही समझाना है। VBT शॉर्ट में बोल के तो कई बार आ चुका है एग्जाम में आपके, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सिद्धांत के अकॉर्डिंग लाइनस पॉलिंग ने क्या बोला है, तो इन्होंने बोला फर्स्ट पॉइंट है आपका क्या, कि संकुल यौगिकों
संकुल यौगिकों में केंद्रीय जो धातु परमाणु होता है, ठीक है, या आयन, जो भाई तो आयन की अवस्था में होगा या तो पूरी परमाणु की अवस्था में होगा, अगर ऑक्सीकरण संख्या उसकी 0 होगी। तो जो संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है उसमें सहसंयोजन संख्याओं के बराबर ही कक्षक उपस्थित होते हैं। कक्षक मतलब ऑर्बिटल्स, ठीक है। जितने उप सहसंयोजक संख्याएं होती हैं किसी धातु या आयन परमाणु की, केंद्रीय धातु परमाणु की संकुल यौगिक में, उतनी ही कक्षक उपस्थित होती हैं, रिक्त कक्षकें, जिनमें लिगंडों द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है। ठीक, ये पहला पॉइंट था, याद रहेगा कि भूल जाएंगे। संकुल यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन उपस्थित होता है उसमें उतने ही रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं जितने की उसकी उपसहसंयोजन संख्या होती है, और जिसमें लिगेंडों द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है या समावेश होता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप कि जो केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षक होते हैं, ठीक है, वो सभी संकृत यानी हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इंग्लिश में कहेंगे तो हाइब्रिडाइज, हिंदी में कहेंगे तो संकृत होते हैं। क्या होते हैं, तो संकृत होकर समान ऊर्जा के नए संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। केंद्रीय धातु आयन के जो रिक्त कक्षक होते हैं वो आपस में घुलकर नए समान संख्या में, जितने घुलेंगे उतनी ही संख्या में नए संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इन्हीं संकृत कक्षकों के आधार पर इनकी ज्यामिति निर्धारित होती है। जैसे अगर दो संकर कक्षक मिले हैं तो नया जो बनेगा वो sp संकृत कक्षक होगा और उसकी संरचना होगी उस तरीके के उपसहसंयोजन की संरचना जो होगी कैसी होगी, वो रेखी होगी। कैसी होगी, रेखी। और अगर sp2 संकरण होगा तो त्रिकोणीय होगी, sp3 होगा तो चतुष्फलकी होगी। ठीक है, और उपसहसंयोजन संख्या उस समय 4 होगी क्योंकि 4 घुले होंगे तभी तो 4sp3 बना होगा। 5 होगी अगर तो dsp2 रहा होगा। क्या रहा होगा, तो याद रखना sp3 में चतुष्फलकी होता है और dsp2 इसमें भी तो देखो 4 है, ds और p2, तो इसमें वर्ग समतली होगी। संरचना ज्यामिति कैसी होगी, dsp2 यानी वर्ग समतली होगी। और अगर dsp3 होगी तो जब सहसंयोजन संख्या 5 होगी यानी 5 लिगेंड जुड़ रहे होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा हो रहा होगा, तब पिरामिडी बनेगी। कैसी बनेगी, पिरामिडी, ध्यान रखिएगा। और d2sp3 संकरण होगा तो अष्टफलकी। तो ये आपको इतना नहीं, आप 3-4 शुरू के ही लिख देंगे, बहुत है। और sp3d2 होगा तो अष्टफलकी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इन दोनों स्थितियों में ही संकरण उपसहसंयोजन संख्या 6 ही होती है। तो 2 पॉइंट, और इसमें संरचना आप लिखना चाहें तो 1-2 लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ग समतली तक लिख देंगे, आपके सिलेबस में बहुत है इतना। इसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका क्या, तीसरे पॉइंट में केंद्रीय धातु के जो डी कक्षक होते हैं, ठीक है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो यौगिक को संकरण तथा जो ज्यामिति के अनुसार ही पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे पहले थे, तो जब नई ज्यामिति बनेगी तो उसमें जो डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे वो पुनः फिर से अपने अनुसार पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। उसके बाद आप चौथे पॉइंट में लिख सकते हैं वीबीटी का जो सिद्धांत है उसमें जो लिखा गया है या बताया गया है आपको कि जो लिगेंड होते हैं, ठीक है, लिगेंड जो जैसे CN है, आप जो बड़े ब्रैकेट वाले फार्मूले होते हैं हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्रत्येक लिगेंड जो होते हैं उनके पास कम से कम एक कक्षक तो होता ही होता है, ठीक है, जिसके पास एक अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो किसी से जुड़ा नहीं होता। ठीक, वो युग्मन करने के लिए तैयार रहता है। फिर 5वें बिंदु में आप लिखेंगे कि जो संकुल यौगिक होते हैं उनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उपस्थित होते हैं। अगर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वो अणुचुंबकीय प्रकृति के होंगे। ठीक है, और अगर अगले पॉइंट में बना दीजिए या इसी में लिख दीजिए, अगला पॉइंट बना देंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए कि यदि इलेक्ट्रॉन युग्म में सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, जो आपका सहसंयोजक यौगिक हैं उसमें अगर संकुल यौगिक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन सभी कैसे हैं, युग्मित हों, तो संकुल यौगिक कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड इंग्लिश में बोलते हैं इनको। संकुलित यौगिक कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके कितने, लगभग 6 पॉइंट हो गए। अब ये आपको ध्यान रखना है। अब उदाहरण भी आपसे पूछा गया, तो उदाहरण आप क्या दे सकते हैं, तो उदाहरण में देखिए 2 उदाहरण आपसे पूछे गए हैं। तो एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जैसे कि COCl4, क्या देते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण अगर मैं दूँ तो उदाहरण में मैंने दिया COCl4 बड़ा ब्रैकेट क्लोज और +1। ठीक है, ये कोबाल्ट है, ध्यान रखिएगा, ये कोबाल्ट छोटा वो बना हुआ है। ठीक है, टेट्राक्लोरो कोबाल्ट फर्स्ट, अब थर्ड, सॉरी, है ना। उसके बाद अब इसका एग्जाम्पल पूरा डिटेल में अगर देना चाहें तो किस तरीके से देंगे, तो जो कोबाल्ट था आपका डबल+, ठीक है, वो आपका इस तरीके से बॉक्स डी वाले जो बना रहा है उसमें कितने हैं, सब में पहले सिंगल सिंगल हुन के रूल के अकॉर्डिंग, फिर डबल करेंगे तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये s ऑर्बिटल है, फिर उसके बाद p ऑर्बिटल, ये एम्प्टी खाली पड़ा हुआ है। अब होगा क्या, जब आपके ये एक्साइटेड स्टेट में या लिगेंड इसके पास आएंगे तो ये संकृत हो जाएंगे और नए क्या बनाएंगे, जब ये डबल माइनस आया तो आपका क्या बन गया, इस तरीके से इनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई इन बॉक्सों के साथ, ये आपके जो 1 S और 3 P ये आपके मिक्स होकर नए 4 इक्वल आपके sp3 सब 4 इक्वल एनर्जी के उन्होंने क्या बना दिए, sp3 के बना दिए। और इनसे जो क्लोरीन था उनका सबसे एक एक जो आपका लोन पेयर था इलेक्ट्रॉन युग्म, वो एक एक इन्होंने अपना अपना उपसहसंयोजन बंध के रूप में साझा कर लिया। ठीक है, ये तो इस तरीके से आपका ये कंपाउंड बन गया। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या है, दूसरा एग्जाम्पल था डाईक्लोरो डाईएमीन। तो डाईएमीन पहले बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ही बोलते हैं हम लोग। डाईएमीन डाईक्लोरो
प्लेटिनम सेकेंड। ठीक है, ये आपका कंपाउंड है कौन सा, ये भी संकुल यौगिक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी अगर ज्यामिति की बात करें तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है आपका, इसमें sdp2 है, तो ये वर्ग समतली होगा, ऊपर वाला टेट्राहेड्रल होगा, चतुष्फलकी संरचना होगी। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको इसमें दी हुई है। ये इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जैसे pt ये हो गया, तो एक ही प्लेन में ये NH3 हो गया, ये NH3 हो गया, और ये आपका Cl और ये Cl। फिर वो समावेता आइसोमेरिज में एक अलग चीज़ है, वो आपको मैं बताऊंगा। ये देखिए प्लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक प्लेन दिखाने के लिए अलग कलर की स्याही से मैं दिखा दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक प्लेन, ठीक है, इस प्लेन में ही चारों हैं, कोई भी ऊपर 3D में नहीं है। तो ये आपके दो एग्जाम्पल हो गए और ये हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो बाकी के 5 और 6 हैं क्योंकि उसमें अथवा के क्वेश्चन भी हैं, तो काफ़ी बड़ा वीडियो वो भी होगा, 1 घंटे का कम से कम, नहीं तो 40 मिनट का तो होगा ही होगा। तो इसको आप लोग अच्छे से पूरा देखिए।